सुरेश ने घूरकर अपने बेटे राहुल को देखा। वह सहम गया और सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो उसके पिता को खल गया। अगर उसे कुछ चाहिए तो वह अपने पिता से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा। माँ रेखा बेटे की बात समझती थी, पर वह केवल उसकी सिफारिश ही तो कर सकती है। निर्णय तो इस परिवार में सुरेश ही लेता है। रेखा ने मुस्कुराकर सुरेश को हल्की झिड़की दी। अब घूरना बंद करो और मुंह से कुछ बोलो। सुरेश ने रेखा को मुंह सिकोड़ कर देखा और फिर सांस छोड़ते हुए कहा, क्या समय आ गया है? क्यों, क्या तुमने अपने पिता से कभी कुछ नहीं मांगा? रेखा ने हंसकर कहा, बेकार में समय को दोष क्यों देते हो? मांगा, सुरेश ने तैस खाकर कहा। मांगना तो दूर, हमारा तो उनके सामने मुंह भी नहीं खुलता था। इतनी इज्जत करते थे, उनकी इज्जत करते थे या डरते थे? रेखा ने व्यंग से कहा। सुरेश ने लापरवाही का नाटक किया। एक ही बात है, अब हमारी औलाद हमसे डरती कहाँ है? अवसर का लाभ उठाते हुए राहुल ने शरारत से पूछा, पिताजी क्या आपके समय में आजकल की तरह जन्मदिन मनाया जाता था? सुरेश ने व्यंग से हंसकर कहा, जनाब ऐसी फिजूल खर्ची के बारे में सोचना ही गुनाह था। ये तो आजकल के चोचले हैं। फिर भी पिताजी, राहुल ने कहा, कभी न कभी तो आपको जन्मदिन पर कुछ तो विशेष मिला होगा। रेखा ने हंसते हुए कहा, मिला था एक पजामा। क्यों, ठीक है ना? सुरेश भी हंसा। ठीक है, तुम्हें तो मेरा राज मालूम है। पजामा? राहुल ने चकित होकर पूछा, क्या यह भी कोई उपहार है? बहुत बड़ा उपहार था बेटे, सुरेश ने यादों में खोते हुए कहा। पिताजी से तो बात करने का सवाल ही नहीं था। जब मैंने माँ से हट की तो उन्होंने अपने हाथों से नया पजामा सिलकर दिया था। मैं बहुत खुश था। रेखा, तुम भी राहुल को एक पैजामा सिलकर दो। पर तुम्हें तो सिलना आता ही नहीं। सारे दर्जी मर गए क्या? रेखा ने चिढ़कर कहा। पजामा नहीं, राहुल ने जोर देकर कहा। अगर कुछ देना है तो मोटरसाइकिल दीजिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है, सब मोटरसाइकिल पर ही स्कूल आते हैं। बस एक मैं ही हूँ खटारा साइकिल वाला। सुरेश ने तनिक नाराजगी से कहा, साइकिल की इज्जत करना सीखो। उसने 22 साल मेरी सेवा की है। दहेज में जो मिली थी? रेखा ने टांग खींची। क्या करता? सुरेश चिढ़कर बोला, अगर मोटरसाइकिल मांगता तो तुम्हारे पिताजी को घर बेचना पड़ जाता। अरे जाओ भी, रेखा ने चोट खाए स्वर में कहा। लेने वाले की हैसियत भी देखी जाती है। राहुल ने महसूस किया कि बातों का रुख बदल रहा है, इसलिए बीच में पड़कर बोला, आप लोग तो फिर लड़ने लगे, मेरे लिए मोटरसाइकिल लेंगे या नहीं? सुरेश ने फिर से घूरते हुए कहा, जब हम तुम्हारे बराबर थे तो पैदल स्कूल जाते थे। स्कूल भी कोई पास नहीं था, पूरे 4 मील दूर था। उन दिनों घर में बिजली भी नहीं थी, इसलिए लालटेन जलाकर पढ़ते थे। जेब खर्च के पैसे भी नहीं मिलते थे। दिन भर कुछ नहीं खाते थे। घर आकर 6 बजे तक रात का खाना निपट जाता था। समझे जनाब, आप मोटरसाइकिल की बात करते हैं। रेखा इस भाषण को कई बार सुन कर उकता चुकी थी, इसलिए ताना मारकर बोली, तो यह है आपकी सफलता का रहस्य? देखो बेटे, ऐसा करोगे तो पिताजी की तरह एक दिन किसी कारखाने के महाप्रबंधक बन जाओगे। राहुल मूर्खों की तरह माँ बाप दोनों को देख रहा था। उसके मन में विद्रोह की आग सुलग रही थी। बड़ी बहन नेहा जब भी कुछ मांगती थी तो उसे तुरंत मिल जाता था। एक वही है इस घर में शोषित प्राणी। नाश्ता समाप्त होने पर सुरेश कार्यालय जाने की तैयारी में लग गया और नौकरानी के आ जाने से रेखा घर की सफाई करने में व्यस्त हो गई। राहुल कब स्कूल चला गया किसी को पता ही नहीं चला। कार निकालते समय सुरेश ने रोज के मुकाबले कुछ फर्क महसूस किया, पर समझ नहीं पाया। बहुत दूर निकल जाने पर उसे ध्यान आया कि आज राहुल की साइकिल अपनी जगह पर ही खड़ी थी। वैसे अक्सर साइकिल खराब होने पर राहुल साइकिल घर छोड़कर बस से चला जाता था। घर का काम निपट जाने के बाद रेखा ने देखा कि राहुल का लंच बॉक्स मेज पर ही पड़ा था। वैसे आमतौर पर वह लंच बॉक्स ले जाना भूलता नहीं है, क्योंकि रेखा हमेशा बेटे का मनपसंद खाना ही रखती थी। खैर कोई बात नहीं, राहुल की जेब में इतने रुपए तो होते ही हैं कि वह कुछ लेकर खा ले। शाम को रेखा को चिंता हुई, क्योंकि राहुल हमेशा 3:30 बजे तक घर आ जाता था, पर आज 5 बज रहे थे। सुरेश के फ़ोन से वह जान चुकी थी कि आज राहुल साइकिल भी नहीं ले गया था, पर बस से भी इतनी देर नहीं लगती। उस वक्त 6 बज रहे थे जब राहुल ने घर में प्रवेश किया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और जूते धूल धूसरित हो गए थे। थकान के लक्षण भी स्पष्ट थे। इतनी देर कहाँ लगा दी? रेखा ने बस्ता संभालते हुए पूछा। बस हो गई देर माँ, राहुल ने टोकते हुए कहा। जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। खाना क्यों नहीं ले गया? रेखा ने शिकायत की। भूल गया था। राहुल का झूठ पता चल रहा था। भूल गया या ले नहीं गया? रेखा ने तनिक क्रोधित से पूछा। कहाँ न भूल गया? राहुल
चिढ़कर बोला। रेखा ने अधिक जोर नहीं दिया, बोली, जा जल्दी से कपड़े बदल और हाथ मुंह धोकर आ, आलू के पराठे और गाजर का हलवा बना है। राहुल के चेहरे पर झलकती प्रशंसा से रेखा को संतोष हुआ। उसे लगा कि वह वाकई बहुत भूखा है। राहुल के आने से पहले ही उसने खाना मेज पर लगा दिया था। राहुल ने भरपेट खाया, कुछ देर तक टीवी देखा और फिर पढ़ाई करने अपने कमरे में चला गया। 8 बजे सुरेश कार्यालय से आया। आराम से बैठने के बाद सुरेश ने रेखा से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बहुत शांति है घर में। नेहा तो सुधा के यहाँ गई है। रेखा ने सामने बढ़ते हुए कहा, कोई पार्टी है, देर से आएगी। अकेली आएगी क्या? सुरेश ने चिंता से पूछा। नहीं, रेखा ने उत्तर दिया, सुधा का भाई छोड़ने आएगा। उफ, ये बच्चे, सुरेश ने उदासी से कहा, इतनी आज़ादी भी ठीक नहीं। जब मैं छोटा था तो बहन को तो छोड़ो, मुझे भी देर से आने नहीं दिया जाता था। आगे से ध्यान रखना। वैसे नेहा कब तक आएगी? अब क्यों चिंता करते हो? रेखा ने कहा, पर सुरेश की मुद्रा देखकर बोली, ठीक है, फोन करके पूछ लूंगी। और साहबजादे कहाँ है? पढ़ रहा है, रेखा ने उत्तर दिया, पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। सुरेश ने पुकारा, राहुल राहुल। ओहो, पढ़ने दो ना, रेखा ने झिड़का, कल परीक्षा है उसकी। तो जवाब नहीं देगा क्या? सुरेश ने क्रोध से पुकारा। राहुल। राहुल का उत्तर नहीं आया। सुरेश अब अधिक सब्र नहीं कर सका, उठकर राहुल के कमरे की ओर गया और झटके से अंदर घुसा। यहाँ तो है ही नहीं, सुरेश ने क्रोध से कहा। नहीं है। रेखा को विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले ही तो मैं उसके मांगने पर पानी दे गई थी। सुरेश ने कहा, हाँ, पानी का गिलास तो है, पर जनाब नहीं है। गया कहाँ? मुझसे तो कुछ कहकर नहीं गया। रेखा ने कहा, नेहा के कमरे में देखो। नेहा के कमरे में भी होता तो जवाब देता ना। सुरेश ने क्रोध से कहा, बहरा तो नहीं है। रेखा ने तसल्ली के लिए नेहा के कमरे में देखा और बोली, पता नहीं कहाँ गया, शायद मोहन के यहाँ चला गया होगा। उसके साथ ही पढ़ता है ना, कहकर तो जाना था। सुरेश भी अब चिंतित था। मोहन का घर कहाँ है? वह रमेश जी का लड़का है, रेखा ने कहा। 106 नंबर में रहता है। ओह, सुरेश ने कहा, उसके यहाँ तो फोन भी नहीं है। थोड़ी देर देख लो, रेखा ने अपनी चिंता छुपाते हुए कहा। आ जाएगा। और नेहा? सुरेश का वाक्य समाप्त होने से पहले ही रेखा ने चिढ़कर कहा, अब नेहा के पीछे पड़ गए, कभी तो चैन से बैठा करो। झिड़की खाकर सुरेश कुर्सी पर बैठकर पत्रिका पढ़ने का नाटक करने लगा। खाना लगाऊं क्या? रेखा ने कुछ देर बाद पूछा। नहीं, सुरेश ने कहा, बच्चों को आने दो, नेहा तो खाकर आएगी। रेखा ने सिर हिलाते हुए कहा, राहुल बाद में खा लेगा। स्कूल से आकर कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। क्या मतलब? दो की जगह पूरे 5 पराठे खा लिए। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, उसे आलू के पराठे अच्छे लगते हैं ना। कुछ और समय बीतने पर सुरेश उठ खड़ा हुआ। मैं रमेश जी के घर होकर आता हूँ। उसी समय घंटी बजी और नेहा ने प्रवेश किया। वह बहुत खुश थी। सुधा की पार्टी में बहुत मजा आया। नेहा ने हंसते हुए कहा, यह राहुल सड़क के किनारे क्यों बैठा है? क्या आपने सजा दी है? सड़क के किनारे? सुरेश और रेखा ने एक साथ पूछा। कहाँ? किरण स्टोर के सामने। क्या मैं उसे बुला कर ले आऊं? इससे पहले कि रेखा कुछ कहती, सुरेश ने गंभीरता से कहा, नहीं, रहने दो, शायद पढ़ रहा होगा। क्या घर में बिजली नहीं है? नेहा ने पूछा, पर फिर ध्यान आया कि बिजली तो है। रेखा ने खाना लगा दिया। सुरेश हाथ धोकर बैठने ही वाला था कि राहुल ने आहिस्ता आहिस्ता घर में प्रवेश किया। सुरेश ने घूरते हुए पूछा, इतनी दूर पढ़ने क्यों गए थे? क्योंकि पास में कोई लैंप पोस्ट नहीं था, राहुल ने मासूमियत से कहा। सुरेश को हंसी भी आई और क्रोध भी। रेखा भी हंसकर रह गई। चलो खाने के लिए बैठो, रेखा ने कहा। स्कूल से आते ही खा तो लिया था, राहुल ने कहा और अपने कमरे में चला गया। सुरेश और रेखा को राहुल का व्यवहार अब समझ में आ रहा था। लगता था कि नाटक की शुरुआत है। नेहा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, क्या बात है? आज राहुल के तेवर क्यों बिगड़े हुए हैं? कुछ नहीं, रेखा हंसी। शीत युद्ध है। क्यों? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। मोटरसाइकिल चाहिए जनाब को, सुरेश ने कहा। हमारे जमाने में? ओहो पिताजी, नेहा ने चिढ़ कर कहा। अब मैं समझ गई, न आप कभी बदलेंगे न आपका जमाना। ठीक है, मैं चंदा इकट्ठा करती हूँ। एक नेहा ही थी जो राहुल से बेझिझक होकर बात कर सकती थी। सुरेश ने उसे घूर कर देखा और फिर उठकर चला गया। सुबह की चाय हो चुकी थी। जब नाश्ता लगा तो राहुल जा चुका था। उसकी साइकिल पर धूल जम गई थी और हवा भी निकल गई थी। शाम को थका मांदा राहुल 6 बजे आया। क्यों, बस नहीं मिली क्या? रेखा ने क्रोध से पूछा। बसें तो आती जाती रहती हैं। तो फिर क्या? मुझे भूख लगी है, खाना तो मिलेगा ना। रेखा को अब क्रोध नहीं आया, जानती थी कि वह भूखा होगा।
उसके लिए पूरियाँ और सब्जी बनाई थी। राहुल ने खुश होकर भरपेट खाया और कमरे में चला गया। सुरेश जब आया तब राहुल घर में नहीं था। आते वक्त सुरेश ने लैंप पोस्ट के नीचे निगाह डाली थी। राहुल धुंधली रोशनी में आंखें गड़ाए पढ़ रहा था। 4 दिन तक यह नाटक चलता रहा। आज राहुल का जन्मदिन था। हर साल इस दिन रौनक छा जाती थी। पार्टी में आने वाले मित्रों की सूचना बनती थी। लजीज व्यंजन बनाए जाते थे। नेहा कुछ दिन पहले से ही उसे छेड़ने लगती थी और उस छेड़छाड़ में लड़ाई भी हो जाती थी। वैसे राहुल को इस बात का बहुत मलाल रहता था कि नेहा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। नींद खुलते ही राहुल की नज़र पास पड़े लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे को उठाते ही उसमें से एक चाबी गिरी। चाबी से लटका एक छोटा सा कार्ड था। उस पर लिखा था जन्मदिन पर छोटा सा उपहार। राहुल की आंखों में चमक आ गई। यह तो मोटरसाइकिल की चाबी थी। आधी रात को वह एक चिट्ठी खाने की मेज पर छोड़कर आया जिसमें लिखा था, पूज्य पिताजी और माँ, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मोटरसाइकिल के लिए हठ करना मेरी भूल थी। मुझे सिवा आपके आशीर्वाद और प्यार के कुछ नहीं चाहिए। आपका पुत्र राहुल। जब राहुल नीचे पहुंचा तो पत्र माँ के हाथ में था और वह पढ़कर सुना रही थी। सुरेश और नेहा हंस रहे थे।